पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा प्रदेश जो किसी ज़माने में बहुत समृद्धशाली हुआ करता था। बहुत उन्नत संस्कृति थी उसकी। हर क्षेत्र में, चाहे कला हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, व्यापार हो या फिर स्वतंत्रता संग्राम ही क्यों ना हो, भारत के पहले आईएएस पश्चिम बंगाल से ही थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का तो नाम सुना ही होगा आपने। पश्चिम बंगाल से ही तो थे। उनका रविंद्र संगीत बहुत प्रसिद्ध है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो की धर्म सभा में हिंदू धर्म को लेकर जो भाषण दिया था वो विश्व प्रसिद्ध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल से ही थे। एक समय में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका प्रसिद्ध नारा था। बॉलीवुड को भी पश्चिम बंगाल ने बहुत कुछ दिया है। आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, किशोर कुमार, शर्मिला टैगोर, तनुजा, फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। बहुत लंबी फहरिस्त है जनाब, बहुत लंबी। ऐसे बहुत से महान व्यक्ति पश्चिम बंगाल से हुए हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल को सिरमौर बनाया है भारत का। व्यापार में अगर आप देखें तो राजस्थान से बिरला जी गए थे कोलकाता। उन्होंने वहाँ अपने व्यापार को स्थापित किया और पूरे देश में फैलाया। लक्ष्मी निवास मित्तल, वो भी राजस्थान से गए थे। उन्होंने भी कोलकाता में अपना व्यापार किया, फिर बाद में वो विदेश में सेटल हो गए। उन्होंने तो अपने बेटे की शादी भी कोलकाता में ही आकर की थी। हिंदुस्तान मोटर्स, जिसकी एम्बेसडर कार उस जमाने की बहुत प्रसिद्ध कार हुआ करती थी, बहुत चर्चित कार थी। उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी। उस समय के बहुतेरे प्रशासनिक अधिकारी और लगभग सभी राजनेता जो मंत्री हुआ करते थे वो एम्बेसडर कार ही यूज किया करते थे। शान की सवारी थी उस समय की। केशोराम मील पश्चिम बंगाल में थी। बहुत सारी जूट मिलें पश्चिम बंगाल में थी। काफ़ी समृद्धि थी वहाँ, हर तरफ विकास हो रहा था। बहुत समृद्धशाली प्रदेश था वो। 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ दिसंबर के महीने में, उसके पहले वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे। उसमें बहुत सारे शरणार्थी पश्चिम बंगाल में भी आए। सीमावर्ती प्रदेश था। इसके अलावा आसाम में भी गए, लेकिन बहुत सारे पश्चिम बंगाल में आए। जब पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, और बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बना, तब स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे वो वापस चले गए अपने देश को। लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पश्चिम बंगाल में रह गए। बाद में उन्हें नागरिकता भी दी गई। लेकिन इसके बाद तो एक जैसे बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ बढ़ती चली गई। वहाँ की सरकारों को वोट बैंक की तरह से वो दिखते थे। उन सरकारों ने उन्हें नागरिकता देनी शुरू की और ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठ करके वहाँ पहुँच गए। अभी कल की घटना है, कर्नाटक में 6 लोगों को पकड़ा गया है जो बांग्लादेशी थे। पश्चिम बंगाल के जरिए वो कर्नाटक पहुँचे। उन्होंने पश्चिम बंगाल से नागरिकता ली
वहाँ से उन्होंने आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बनवा लिए। अब कर्नाटका पुलिस ये पता कर रही है कि वो जीवनोपार्जन के लिए वहाँ आए थे या फिर उनका मकसद कुछ और था। खैर, इस तरह से घुसपैठ होकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गए और उन्हें आसानी से नागरिकता दे दी गई, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा वोट बैंक था। वामपंथी जो थे उन्होंने अपना जो फैलाव किया पश्चिम बंगाल में, वो पूंजीवाद के खिलाफ जाकर उन्होंने वहाँ पे अपनी पार्टी का फैलाव किया। उन्होंने अपनी जड़ें जमाई। वहाँ के लोगों में उन्होंने ऐसा डाल दिया कि पूंजीवाद सही नहीं है। व्यापारियों के अगेंस्ट वो जाने लगे। जो इतनी सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे थी बड़ी बड़ी, वहाँ आए दिन धरने प्रदर्शन हुआ करते थे। सीपीएम गवर्नमेंट ने उन्हें पूरी आज़ादी दे रखी थी। बहुत सारी वर्कर्स यूनियन वहाँ पे बनी हुई थी, ट्रेड यूनियंस। आए दिन छोटी छोटी बातों पे हड़ताल हुआ करती थी। फैक्ट्रियों में, कारखानों में जब आए दिन हड़ताल होगी तो नुकसान तो होगा ही ना। वो नुकसान बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि व्यापारियों को अपने कारखाने बंद करने पड़े। बहुत सारी जूट मिलें बंद हो गई। केशोराम मिल में ताला लग गया। हिंदुस्तान मोटर्स धीरे धीरे उसका भी प्रोडक्शन ख़त्म होने लगा। वो दौर था जब विदेश से नई कारें आने लगी, नई नई कार मैन्युफैक्चर होने लगी। उसका भी ज़माना ख़त्म हो गया। ज्योति बाबू एक टाइम के सबसे ज़्यादा सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे उस समय के। उन्होंने 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी संभाली। इस दौरान वहाँ इंडस्ट्रियल गतिविधि धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, क्योंकि वामपंथी पूंजीवाद के अगेंस्ट में थे। धीरे धीरे एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ, ज्योति बाबू के खिलाफ वहाँ पे पैदा हुई। जब वामपंथियों ने ये देखा तो उन्होंने एक नए चेहरे को, बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम के रूप में खड़ा किया और उसका प्रभाव ये पड़ा कि फिर से वामपंथी जीतने में सफल हुए 2001 में। फिर वहाँ पे सीपीएम की सरकार आई। ये जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो ममता बनर्जी फैला रही थी। ममता बनर्जी वहाँ पे अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए। कई बार जेल भी गई, कई बार हॉस्पिटल तक पहुंची हुई। उन्होंने बहुत संघर्ष किया उसके लिए। इधर जब वामपंथियों को, बुद्धदेव भट्टाचार्य को लगा कि हमारा प्रदेश तो धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है, तब उन्होंने टाटा को आमंत्रित किया अपने प्रदेश में। उस समय रतन टाटा अपनी लकटकिया नैनो कार का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। उन्होंने सहर्ष ये बात स्वीकार कर ली कि ठीक है, मैं वहाँ अपना प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। सिंगूर में उन्हें ज़मीन दी गई। उन्होंने अपना प्लांट लगाना स्टार्ट किया वहाँ। ये एक ऐसा मुद्दा था जो ममता बनर्जी को एक स्वर्णिम अवसर के रूप में दिखाई दिया। ममता बनर्जी ने तुरंत इस मुद्दे को हथियाया और उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। लोगों ने उनका साथ दिया। जो सीपीएम के कैडर थे उन्हीं को उन्होंने अपनी पार्टी में तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन करवाया। धीरे धीरे देखते देखते ये आंदोलन इतना बढ़ा
कि रतन टाटा को सिंगूर छोड़ना पड़ा। इसमें उनका बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी चीज़ें वहाँ लगाई थी वो धीरे धीरे चोरी हुई और लास्ट में जब उन्होंने छोड़ा तो कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया उस ज़मीन को। ये ज़मीन किसानों की थी। ममता बनर्जी किसानों के लिए लड़ रही थी। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन वापस किसानों को दी जाएगी और यहाँ पे खेती के काम होंगे फिर से। लेकिन वो ज़मीन इतनी ख़राब हो चुकी थी, उसमें इतनी कंक्रीट भर चुकी थी कि वो खेती बाड़ी के लायक बची ही नहीं थी। उस ज़मीन को, कुछ ज़मीन तो किसानों को वापस दी गई बाद में, लेकिन वो भी कृषि योग्य नहीं थी, वो उनके कोई काम की नहीं थी ज़मीन। ऐसे ही देखते देखते 13-14 साल बीत चुके हैं और आज वो सिंगूर जहाँ पे वो नैनो का प्लांट बन रहा था, वो ऐसे ही पूरी ज़मीन बेकार पड़ी है।